तुम लाख गालियां दे दो बॉलीवुड को कास्टिंग काउच के लिए, नेपोटिज्म के लिए, पर पूरी दुनिया भर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन सिनेमा ही ऐसा है जहां पर सबसे कम न्यूडिटी दिखाई देने को मिलती है। भले ही वो कोई रोमांटिक सीन हो, भले ही वो किसी लड़की का बॉलीवुड में या बॉलीवुड में या किसी भी इंडस्ट्री में शावर सीन हो, या भले ही कोई लड़का लड़की सेक्स कर रहे हो। वी नेवर एवर फिल्म प्री सेक्स, वी ऑलवेज फिल्म पोस्ट सेक्स। जब भी रोमांस हो रहा होता है लड़का लड़की के आसपास हम एक टावल बांध देते हैं, जिससे साफ साफ पता चल जाता है कि उनके बीच में नंगे नाच हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमेशा एक टावल तुम्हें मिलेगा। तुम कबीर सिंह देख लो, तुम कुछ भी देख लो। अब बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि भाई सीक्रेट गेम्स में या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स पे तो न्यूडिटी थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि तुमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत सारे सीन्स या फिर कियारा आडवाणी का लव स्टोरीज़ में बहुत सारे सीन्स देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा अडल्ट थे। तो मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ भाई, वो OTT है। हमारा सेंसरशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और हमारे यहाँ ही इतनी मर्यादा है कि हम कभी औरत के आदमी के पूरे कपड़े उतार के उनके प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखाते। वरना जिस इंडस्ट्री में बोल रही है ना एवरीथिंग इज़ अबाउट सेक्स एंड द बूब्स इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आंटी ने ना कभी साउथ इंडियन सिनेमा का नाम नहीं सुना, इसीलिए थोड़ी बहुत ऐसे बकवास निकल जाती है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना बन जाओ, कितनी बड़ी मॉडल क्यों ना बन जाओ, कितनी बड़ी हीरोइन क्यों ना बन जाओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी एक्टिंग के बाद भी ढंग की फिल्में साइन नहीं कर पाते। क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो कह रही है ना एवरीथिंग इज़ अबाउट सेक्स एंड द बूब्स एंड जो भी है बकवास कर रही है, मैडम ने अभी साउथ इंडियन सिनेमा का नाम नहीं सुना। और शायद यही वजह है कि 2015 के बाद कितने साल हो गए, 7 सालों में इन्होंने अभी तक कोई हिट फिल्म नहीं दी है। बीच में एक दिल धड़कने दो दी थी, जिसको सेमी हिट कंसिडर किया गया, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन पे। तुम एक बात समझ लो कि जब भी कोई मूवी में सेक्स सीन होता है ना, आपस में लड़का लड़की के अराउंड हम एक टावल लगा देते हैं। भले ही तुम कबीर सिंह देख लो, भले ही तुम कितनी भी हार्डकोर रोमांस सीन देख लो, बहुत ही कम ऐसी एक्सेप्शंस होंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे औरत को पूरी तरीके से नंगा कर दिया होगा, वरना दंगे हो जाते हैं। और जहाँ तक बात रही दूसरी बात की कि ये जो बकवास करे जा रही है इंटरनेट पे कि एवरीथिंग इज़ अबाउट एवरीथिंग एंड ऑल दैट, भाई यही होता है। आंटी, आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। आप जाके किसी शादीशुदा बंदे के साथ अफेयर करो, जैसे अक्षय कुमार के साथ किया था। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं आपकी शादी भी शाहरुख खान से हो गई थी, पर आंटी आप वो सब करो, आपको वो ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। आपने 2-4 बॉलीवुड की बी ग्रेड पिक्चर ही कर करके अब तुमने ढंग की पिक्चर चुनी नहीं अपनी, और तुमने पैसों के लिए हाँ कर दिया पिक्चर को। तो भाई गलत सबसे बड़ा चूतिया कौन हुआ, तुम या तुम्हारी ऑडियंस? और जब से OTT आया है ना, ये नेपोटिज्म की माँ चोद दी हम लोगों ने। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्वालिटी कंटेंट और सिनेमा कितना ज़्यादा ग्रो करा है OTT में, तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है। जिस इंडिया में बॉलीवुड में हमेशा 15-20 हज़ार साल से या 40-50 साल से सिर्फ प्यार मोहब्बत की अनकंडीशनल और अनरियलिस्टिक लव स्टोरीज थी ना, क्राइम थ्रिलर, हॉरर, साइकोलॉजिकल, फैंटेसी फिक्शन, हर चीज़ के ऊपर हमने वेब सीरीज़ बनाना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि उस प्रोग्रेस के बारे में आंटी कभी बात नहीं करेगी। इस इंडस्ट्री ने इसको इतने पैसे और रिकॉग्निशन दिए कि वहाँ पे जाकर एक इस्टेब्लिश एक्ट्रेस बनकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। उसको इतनी बुरी तरीके से गरियाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। घटिया पिक्चरें साइन करोगे, साइन करने से पहले क्या फिल्म है देख लेनी चाहिए, तभी समझ में आएगा कैसी पिक्चरें हैं। और ज़्यादातर ऐसे ही रोल आ रहे हैं, तो तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारे बदनसीबी है कि तुम ऐसी वाहियात पर फालतू मूवीज़ मिल रही हैं। घर चलाने के लिए तुम भी करो, तुम्हारी मजबूरी हमें समझ में आता है। लेकिन अब इंडियन सिनेमा जब से OTT आया, तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कहाँ पहुँच गया है। तो ये फालतू की बकवास करना बंद करो कि एवरीथिंग इज़ अबाउट द चेस्ट एंड द बूब्स ओनली। तुम लोगों को अगर इतनी दिक्कत है तो वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट के इतने नारे लगाते रहते हो, कभी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? तब कहाँ चली जाती है सारी वुमेन एम्पावरमेंट? कपड़े उतारने से आप नंगे होते हैं बेटा। बोल्ड आप वो होता है जो इरादों में अपने पक्का और मजबूत हो और चीज़ों के खिलाफ खुलेआम विरोध कर सके। आए बड़े। इंडस्ट्री में तुमने ऑलमोस्ट 20 से भी ज़्यादा साल काम करा, जिस इंडस्ट्री ने तुम्हें इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया, जिस इंडस्ट्री ने तुम्हें इतने पैसे दिए कि तुम इंटरनेशनली जाकर इरफान खान की तरह अपनी कंट्री का नाम रिप्रेजेंट कर सको, उस इंडस्ट्री का बुरी तरीके से मजाक उड़ाने का लाइव एग्जाम्पल ये फुटेज तुम्हारे सामने काफ़ी अच्छी तरीके से पेल देती है। इसको इतनी दिक्कत थी तो ये चाहती तो ये साउथ की मूवीज़ भी साइन कर सकती थी, चाहती तो ये अच्छी खासी साउथ की रीमेक्स में भी काम कर सकती थी, जैसे अभी आलिया भट्ट कर रही है, जैसे RX 100 में, जैसे तुम देख सकते हो आज के बहुत सारे एक्टर्स कर रहे हैं। और जब से OTT प्लेटफॉर्म आया, तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है इंडियन सिनेमा का क्या लेवल हो गया है। साइंस फिक्शन, हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, जॉनरे, कॉमेडी, हर चीज़ में हम लोगों ने प्रोग्रेस करी है जब से OTT आया। और नेपोटिज्म को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि OTT पे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस भी लेवल के हो, तुम्हें पूरा चांस मिलता है और क्वालिटी कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन किया गया है। जो सुशांत सिंह राजपूत अगर ज़िंदा होता तो शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वजह से ही शायद ये सब हो पा रहा है। वो जीते जी उसने हमें इतनी अच्छी एक्टिंग दी, और मरने के बाद भी देखो हमारा कितना भला कर रहा है। तो जो बेकार की बातें करे जा रही है, इसको तरफ ध्यान। अब इस क्लिप को देख के जाहिर सी बात है तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि जॉन अब्राहम कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा सहज आदमी है, जो कितना ज़्यादा रो रहा है एनिमल्स की क्रुएलिटी को देखकर।
ही इज़ गेटिंग इमोशनल सो मच। हाँ, वो अलग बात है कि भाई साहब अपने फैंस को भी जानवरों से ज़्यादा बदतर ट्रीट करते हैं। कोई बात नहीं यार, अब वो तो आदमी पे कभी हाथ नहीं उठाता, कितना ज़्यादा सहज आदमी है। और तो और बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूज़िक डालकर हम सबको चूतिया भी बनाया गया है। इज़ क्लियरली स्टेटिंग दैट कि मैं तोड़ सकता हूँ, मैं आदमी को भी तोड़ सकता हूँ, मैं तो बाइक को भी उठा सके तोड़ सकता हूँ। वो अलग बात है, मैं आदमी पे भी हाथ नहीं उठाता, और जानवरों पे अगर कोई कुछ बोलता है तो मेरे को बहुत कुछ हो जाता है। वो अलग बात है कि आपके सबसे ज़्यादा क्लिप्स वायरल हुए इंटरनेट पे, जिसमें आपने अपने फैंस को थप्पड़, घूंसे, लात मुक्के सब मारे हैं। तो आप ना अपनी हिपोक्रेसी अपने पास रखिए, ठीक है। पहले जा कर के ना अपने फैंस के साथ इंसानों जैसा बिहेव करो, ठीक है। उनके साथ तो तुम जानवरों जैसा बिहेव करते हो, तब जाके तुम एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर आवाज़ उठाना। खुद तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक अपने खुद के फैंस के साथ करते हो, जो तुम्हारी एक एक फ़ोटो लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ हॉलीवुड के स्टार्स हैं टॉम क्रूज करके, जो 3-3 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ अपने फैंस का ऑटोग्राफ साइन करने के लिए। खुद की प्रोडक्शन टीम और पीआर टीम के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई थी अपने कोविड के नॉर्म्स ब्रेक करने के लिए, जो खुद दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया है। वो दूसरों को ज्ञान देते हुए अच्छा नहीं लगता कि सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका। और एफआईआर भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि भाई साहब ने कोविड के नॉर्म्स और इनके क्रू ने ही कोविड के नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा ब्रेक कर लिए थे। वो अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में कोविड के टाइम पे मनाली अपनी फैमिली के साथ या मालदीव्स अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे थे, और ये भाई साहब उन्हीं में से हैं। खुद की पीआर टीम और क्रू के खिलाफ एफआईआर हो रखी है कोविड के नॉर्म्स ब्रेक करने के लिए, वो भी मुंबई पुलिस ने। पहली बात तो दूसरों को ज्ञान देता हुआ अच्छा नहीं लगता कि सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका नहीं, ठीक है। आप अपने काम से काम रखिए, अपनी जाके बीवी का ख्याल रखिए लॉकडाउन में। उसको तो खुद कोविड हो रखा है, तो आप अपनी फैमिली का तो ख्याल नहीं रख पाए, हमारी फैमिली का क्या रख पाएंगे। आरोग्य सेतु मेरी मॉम की भी फ़ोन में था, मेरे फादर के फ़ोन में भी था, और तो और दोनों को कोविड हो गया। मेरे दादाजी को भी कोविड हो गया, उसके बाद मेरे पड़ोस में जो बच्ची रहती है उसको भी कोविड हो गया। एक प्रेग्नेंट औरत ने अपनी जान तक दे दी कोविड की वजह से। मेरी पूरी सोसाइटी सील हो गई थी कोविड की वजह से। और इस ऐप ने पता नहीं क्या मदद की, मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, पर मैंने इसका काफ़ी गंदा नेगेटिव रिव्यू दिया है। और इस ऐप की रेटिंग भी 3.8 आउट ऑफ 10 है, नहीं सॉरी 3.8 आउट ऑफ 5 है। तो मैं इस पर कंप्लीटली रिलाय करने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आई नो इट्स गुड, पर कोविड जैसी सिचुएशन में हम कभी चांस नहीं ले सकते थे। और जाहिर सी बात है, जिसकी खुद के खिलाफ ही मतलब जय बात, खुद की पीआर टीम और खुद की लीगल टीम के खिलाफ तो साला एफआईआर कर रखी है मुंबई पुलिस ने कोविड के नॉर्म्स ब्रेक करने के लिए। उसके बाद आकर साला कोविड की ऐप की प्रोटेक्शन के लिए प्रमोशन भी तो करना है ना, कि इस चूतिया धूम चूतड़ा ऐप को साला डाउनलोड कर लो, और कोविड से तो साला खुद लड़ेगी तुम्हारे बॉडी के अंदर जाकर। ये ऑक्सीजन तो हमारी गांड से डालेगी ना ऐप हमारे अंदर। मेरा साला बच्चे इतने ज़्यादा चूतिया को कैसे बना सकता है ऑडियंस को, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे बाप को कोविड हो गया, मेरी माँ को कोविड हो गया, मेरे दादाजी को कोविड हो गया, एक 4 साल की बच्ची को भी कोविड हो गया हमारी सोसाइटी में, एक प्रेग्नेंट औरत की जान तक चली गई कोविड के टाइम पे। आई नो, और उसके बच्चे को भी हम बचा नहीं सके, बेचारी ने कितने स्ट्रगल फेस किए। उसके बाद मेरी पूरी सोसाइटी सील हो गई थी कोविड के टाइम पे। मुझे समझ में नहीं आता ये हो कैसे रहा है। और खुद की जिसकी बीवी साला कोविड की वजह से पॉजिटिव हो गई है, वो हमें दवाई बेच के सकता है। अबे कोविड के टाइम पे सिचुएशन बदल सकते थे, किसी की मदद कर सकते थे, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन और डोनेशन एक दूसरे की कर सकते हो, 5 मिनट के लिए अपनी शूटिंग डिले नहीं कर सकते। 1-1.5 साल और पैसे नहीं कमाए, क्या हो जाएगा यार। अब देखो यार, ये जितनी भी बातें मैंने करी है मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुम्हें आरोग्य सेतु ऐप से किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा हुआ है, देन आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन इस ऐप के लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि यार मेरी क्या सिचुएशन थी मैं ही जानता हूँ, और जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। और इस ऐप की रेटिंग 3.8 आउट ऑफ 5 है। और कोविड की वैक्सीन इंडिया ने बना ली थी और हर कोई वैक्सीनेटेड हो गया था, लेकिन जब ये फर्स्ट या सेकेंड लॉकडाउन जब देश में लगा था यार, जो खोता है ना उसको ही पता होता है क्या गिल्ट है। मेरे को पर्सनली इस ऐप के लिए बहुत हेट्रेड है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई अब उसको भी तो पैसे कमाने हैं, अब कोविड में इतने लोगों की जॉब्स चली गई, थिएटर बंद हो गए, तो उसका इनकम का सोर्स क्या होगा। तुम यही सोच रहे हो ना इस वक्त अपने दिमाग में, तो बेटा चिंता मत करो, उसका जवाब भी है मेरे पास। सब इस बंदे की खुद की वीएफएक्स की कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स करती है, और जाहिर सी बात है इसकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है जो बहुत ज़्यादा फिल्म्स प्रोड्यूस करती है, और उन फिल्म्स में ये एक्टिंग भी करता है, जाहिर सी बात है। और इसकी खुद की वाइफ के साथ को अपनी कास्ट कर लेता है, और इसकी नेटवर्थ भी $40 मिलियन यानी कि 300 करोड़ या 275 करोड़ के आसपास है। वो अलग बात है कि इसकी जितनी नेटवर्थ है अपने अक्षय कुमार 3 फिल्म की साइनिंग के बराबर है। लेकिन चलो इस बात को हम पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। और तो और जिन लोगों को नहीं पता, इसकी नेटवर्थ के साथ साथ इसकी खुद की वॉइस ओवर्स भी हैं, और ये थिएटर्स की चेन्स भी ओन करता है बॉम्बे में। मतलब अगर लॉकडाउन में धंधा वगैरह नहीं चला, तो अगर कोई पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट हो गई है, थिएटर में काफ़ी ज़्यादा कमाई करी, तो जाहिर सी बात है थिएटर का ओनर कौन है, ये थिएटर को ही ओन करता है। थिएटर इसने किराए पे भी नहीं लिए, तो अच्छा खासा उससे मोटा माल ये कमा सकता है। अब जाहिर सी बात है, और गंगूबाई काठियावाड़ी में अपने 1 हफ्ते के काम के लिए इसने 35 करोड़ रुपए चार्ज करे उस फिल्म के अंदर, जिसमें ये मेन हीरो भी नहीं, एक साइड कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो मैं सही में लगता है इस बंदा अगर 10-12 साल भी काम नहीं करेगा ना, तो भी अपने साइड बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा छाप लेगा।
अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर जीने मरने की कस्में खाई थीं तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे बाप ने। उसने उसको वादा किया था उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और 7 वचन 7 प्रॉमिसेस उसने किए थे जिसमें वो हमेशा खुश रखेगा उसे और उसके सुख दुख का ख्याल रखेगा। आमतौर पे दिक्कत ये होती है ना कि हम शादी के ये वादे कर तो देते हैं पर उसको हम ठीक से शायद निभा नहीं पाते। मेरे को दिक्कत भी इस बात से नहीं है, मतलब कोई औरत तुम्हारी जीते जी तुम्हारी माँ की जगह ले रही है, योर फादर विल हैव अ, उसकी एक अपनी प्राइवेट लाइफ होगी, उसकी अपनी एक प्राइवेट ज़िंदगी होगी, वो अपनी वाइफ के साथ रहेगा और शायद हो सकता है कि वो तुम्हें पहले जितना टाइम ना दे पाए। कोई औरत तुम्हारी माँ की जीते जी जगह ले रही है। मैं इसका तो नहीं जानता, पर अगर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ, मतलब ऐसा कर भगवान ना करे तुम्हारे परिवार हमेशा सुखी रहे और मेरा भी रहे, पर अगर मेरे साथ ऐसा होता, भगवान ना करे किसी और के साथ होता, मैं तो उस दूसरी औरत से कभी भी जीते जी बात नहीं करता। और जाहिर सी बात है, जहाँ तक तुम्हारे बाप की दूसरी शादी हो रही है, व्हाट विल यू वेयर? भैंचोते कैसा सवाल है, कैसा सवाल है ये? तू कुछ भी पहन, तू नंगी या शादी में, किसी को लड़न फर्क नहीं पड़ता। व्हाट विल आई वेयर? क्या क्या व्हाट विल आई वेयर है? कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कशन करने की है? व्हाट विल आई वेयर? कोई हमें जैसे लड़न फर्क पड़े तेरे पहनने से? ब्यूटी पेजेंट हो रहा है, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होना जरूरी है। और माई मदर वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव, वो तो होगी भाई। सपोर्टिव क्या सपोर्टिव? वो सपोर्टिव नहीं थी तेरी मम्मी, शी वॉज ट्राइंग टू सप्रेस हर गिल्ट। तुझे पता भी है तेरी मदर अपनी, एक डिवोर्स्ड सिंगल मदर जब अपनी हस्बैंड की शादी वापस अटेंड करती है उसके दिल पे क्या बीतती है? अंदर वो झुलस रही थी बे। मम्मी का ऐसे ही होता है, माँ कभी दर्द दिखाती नहीं है अपना, अंदर ही दबा के रखती है, और बच्चों को भी दिख जाता है उनकी क्या कंडीशन है अंदर से। तेरी माँ की दूसरी शादी हो रही है और तेरा पहला थॉट दिमाग में आ रहा है कि तू पहले कपड़े क्या पहनेगी। उसने जानबूझ के वो बात करी होगी ताकि वो टॉपिक को डाइवर्ट कर सके। मेरे को समझ नहीं आता है क्या मतलब है इस चूतिया बात का यार। करीना वो सपोर्टिव, उसको तो सपोर्टिव होना ही पड़ेगा और तेरे से अच्छा खासी दोस्ती रखनी पड़ेगी कि उसने जीते जी तेरी माँ को रिप्लेस कर दिया बे तेरे बाप के आगे। और आप, और डिवोर्स के बाद हम अच्छे दोस्त रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर्मेलिटी के लिए उसको रिश्ता निभाना कहते हैं मैडम। और ये आप जैसे अमीरों के समझ में आएगा, मेरी समझ के तो ऑलरेडी स्पीकिंग बस से बाहर है। हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो, बट आई वोंट से एनीथिंग ऑन दिस। समझ नहीं आ रहा सिचुएशन क्या होगी डिवोर्स के बाद। तेरे बाप की खुद की एक बीवी होगी, उसकी खुद की प्राइवेट लाइफ होगी। उसने लिटरली तेरे बाप को तेरे से छीन लिया है। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई? वो डिवोर्स के बाद जो मर्जी करे, उसकी लाइफ की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ भाई करनी चाहिए, लेकिन भाई तुम्हारा पर्सनल गुस्सा भी तो जायज़ है। तुम्हारे बाप की खुद की एक प्राइवेट लाइफ होगी, वो तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए था। तुम्हारी माँ से तुम्हारे बाप अब मिलने नहीं वाला उतना, वो अपनी बीवी के साथ खुश होगा, रंगरलियाँ मचा रहा होगा उसके साथ। तुम्हें देख के कैसा लगेगा ये हैं? और तुम्हें भी शायद इतना टाइम ना दे पाए क्योंकि उस चूतिया ने लॉकडाउन में 2 बच्चे और पेल दिए। समझ नहीं आता कि जिस शादी को पूरी दुनिया भर में, पूरे बॉलीवुड के इतिहास में बदनाम है, जो सिर्फ पैसों के लिए की गई थी, और जो जाहिर सी बात है हर कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर, हर कोई बंदा मानता है की गई थी। इसके बाप ने ना, तेरे बाप ने 3 बार प्रपोज करा था करीना कपूर खान को, और जब ग्रीस में ले जाकर आईफल टावर में चकाचौंध में करा तब जाके मैडम ने हाँ बोली थी। ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर को भी छोड़ दिया गया था इस शादी के लिए। कितनों का कटा है ना, वही अच्छी तरीके से जानते हैं। समझ में आई? सैयाँ किसी और के और बाहों में किसी और के, और वो भी पता भी नहीं। ब्रेकअप से शायद थोड़े टाइम बाद ही मैडम दूसरे के ताबुक में जाके बैठ गई थी। अब तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा करेगी? तुझे पता नहीं है कितने लोगों की माँ चुदी है शादी में, कितने लोग ट्रॉमेटाइज हुए हैं, और अपनी शादी में सुट्टा फूकना कौन सा कल्चर और फैशन है बे? नेपोटिज्म की गंदी गटरों में पाए जाने वाली एक और बदबूदार कीड़ा हमारे बीच में आ चुका है, जिसका नाम है सुहाना खान, जिनको बहुत जल्दी जोया अख्तर लॉन्च करने वाले। जाहिर सी बात है करण जौहर लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी, हमें भी अच्छी तरीके से पता है कि SSR की मौत के बाद धर्मा प्रोडक्शंस का और जितने भी बॉलीवुड के माफिया हैं उन सबका दिवाला निकल चुका है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा घटिया और वाहियात स्टेटमेंट किया है कि मैं 5 फुट 3 इंच की हूँ या 5 फुट 2 इंच की हूँ और मुझे इस पर बहुत गर्व है, और हम इंडियंस हैं। जाहिर सी बात है मेरी स्किन जो है वो शैलो रंग की है, मतलब ब्राउन कलर की है, और हमें अपने कलर पर गर्व होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। हाँ, तो और भी हमारी मैडम ने काफ़ी ज़्यादा हका है इस ट्वीट में। इन्होंने कहा है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने भी काफ़ी ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है यार, अपने लुक्स के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ। इसका पीछे का मेन लॉजिक ये है कि मुझे बचपन से लेकर आज तक 12 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था और मेरे लुक्स का काफ़ी ज़्यादा भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया जाता था। अगर हम काले रंग के हैं तो जाहिर सी बात है हमें अपने रंग पर गर्व होना चाहिए, और जिस तरीके से हो उस तरीके से रहो। मैं खुद शैलो कलर की हूँ, मतलब ब्राउन कलर की हूँ। हम इंडियंस हैं, ऑटोमेटिकली हम ब्राउन होंगे, और मुझे अपने इस कलर पे बहुत ज़्यादा गर्व है। और इस ट्वीट के एंड में इन्होंने ये भी लिखा है #एंड रेसिज्म, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर ये सारा चुतियापा सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए और पब्लिसिटी स्टंट है। जाहिर सी बात है अपनी इमेज क्लियर करने के लिए। ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के थोड़ा टाइम पहले करी गई थी इन्होंने। इनके ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और जिन लोगों को नहीं पता सुहाना खान है, ये शायद SRK की बेटी है।
हाँ वही SRK जो इंटरनेट पे साला फेयर एंड हैंडसम बोलता है, बेचता है। और उसकी टैगलाइन भी कुछ तरीके से है कि अगर आपकी त्वचा साफ़ नहीं है, मतलब गोरी नहीं है, तो आपको ज़िंदगी में कामयाबी और लड़की बिल्कुल नहीं मिल सकती। जो मतलब खुद ही सोचो कितने ज़्यादा हिपोक्रेट हो सकता है कोई। कल फेयरनेस क्रीम्स ने भी नया जुमला चला रखा है, फेयर को ग्लो से रिप्लेस कर दिया। मतलब फेयर एंड लवली जो स्किन गोरा करने की क्रीम थी, उसको आजकल मार्केट में ग्लो एंड लवली से नाम दे दिया गया है कि इस क्रीम को मलने से आप चूतिया से प्रीमियम क्वालिटी के मादरचोत बन सकते हैं। वायरल हो रहा था जिसमें मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि जाहिर सी बात है बहुत सारे कि मेरा इंस्टाग्राम पे ट्वीट वायरल हो रहा था। जाहिर सी बात है पब्लिसिटी स्टंट है जो मेरी पर्सनल इमेज को क्लियर करने के लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी फिल्मों में आने से पहले करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े टाइम में मुझे ज़ोया अख्तर अपनी फिल्मों में लॉन्च करने वाली है, क्योंकि मैं नेपोटिज्म का एक सस्ता प्रोडक्ट हूँ और मैंने बिना किसी टैलेंट के इंस्टाग्राम पे 2.4 मिलियन फॉलोअर्स का ब्लू टिक भी ले लिया है शाहरुख खान की बेटी होने से। क्योंकि जाहिर सी बात है करण जौहर मुझे लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसका खुद का करियर ही डूब चुका है। क्योंकि शाहरुख खान को भी अच्छी तरीके से पता है कि धर्मा प्रोडक्शन की कितनी मार चुक चुकी है। तो जाहिर सी बात है अब मुझे ज़ोया अख्तर लॉन्च करेगी, करण जौहर नहीं। तो अब आ जाते हो धूम चूड़तड़ा ट्वीट पर, जिसके बारे में तुम इतनी देर से बात कर रहे थे, आँख लगा के बैठे थे। मेरा बाप एक नंबर का घटिया इनसिक्योर आदमी है और मैं खुद ही इस बात को पब्लिकली एडमिट करती हूँ, जिसने अपने एक दोस्त से थोड़े बहुत पैसों के लिए इतनी ज़्यादा चूतिया और वाहियात ऐड करी है कि मर्दों की सच त्वचा से पाइए राहत और अपनी अच्छी पर्सनालिटी ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए अपनी स्किन को गोरा कीजिए और इस क्रीम को लगाइए, जिससे आपके अंदर के जितने भी मेलेनिन है, एक तरीके का पिगमेंट है जिससे आपकी स्किन काली होती है, वो आपके गांड और शरीर के हर छेदों से ऐसे भागेगी जैसे रेड पड़ने के बाद बाबा या नेता भागते हैं, जैसे ओयो रूम में रेड पड़ने के बाद साले कपल आपस में भागते हैं, या जैसे कोठे पे रेड पड़ने के बाद साले वहाँ के शौकीन लोग भागा करते हैं। तो जाहिर सी बात है अब मैं अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल बताऊंगी कि मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन 12 से 13 साल की उम्र में फ़ेस किया था। उसका मेन रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा काली थी और मैं लंबी नहीं थी। वो अलग बात है कि मेरी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस के बराबर ही है। आलिया भट्ट 5 फुट 2 इंच, जेनेलिया 5 फुट 4 इंच, और जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो सब की सब छोटी है बॉलीवुड में। कृति सनन और दीपिका पादुकोण को छोड़ के जब भी रोमांटिक सीन होता है तो हम एक पाटला रख देते हैं या फिर एक स्टूल रख देते हैं जिस पे खड़े होकर लोग रोमांस करते हैं। और मेरी हाइट भी उतनी है जितनी बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस की जैसी थी, 5 फुट 3 इंच या 5 फुट 4 इंच। लेकिन इस बात को सुपीरियरली ग्लोरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पब्लिसिटी स्टंट भी मैं कर रही हूँ अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए, और इस स्टंट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके मीडिया में रिप्रेजेंट किया जाएगा ताकि आगे जाने वाली जनरेशन्स मुझे एज अ रोल मॉडल देखें। क्योंकि मेरे बाप के आगे पैसा वगैरह चलता नहीं है। मतलब चाहती तो मैं उसे भी रोक सकती थी कि मर्दों के लिए फेयर एंड हैंडसम वगैरह बेचना बंद की जा सके, लेकिन मेरे अंदर इतनी नाकल है ना, मेरे अंदर इतना ज़्यादा दिमाग है। वहाँ से पढ़ के आई हूँ तो पढ़ी लिखी गवार तो मैं पैदाइशी हूँ। इस चूतिया क्रीम को लगाती है आपके अंदर के सारा मेलेनिन या जो काले करने वाले पिगमेंट्स हैं वो सब ऐसे बाहर निकलेंगे जैसे कोठे में रेड पड़ने के बाद वहाँ के सारे शौकीन लोग और कुछ प्रोस्टिट्यूट्स भागा करती हैं। तो इस बात का आप लोगों को स्पेसिफिकली खास ख्याल रखना है, ठीक है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है और इंडियन मैच मेकिंग में या जब इंडिया में लोग शादी करते हैं तो वो भी बहुत कुछ फेस करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप गोरे नहीं हैं और अगर आप लंबे नहीं हैं तो आपके घर वाले ये समझेंगे, काफ़ी हद तक कुछ छोटी सोच रखने वाले ऐसा समझते हैं कि आप ज़िंदगी में खूबसूरत नहीं है और ना सक्सेस और लड़की आपको मिल सकती है। हालांकि सभ्य भाषा में ऐसा किसी घर में नहीं होता है, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बेटे में चाहे कितनी भी कमी हो या उसके घर वाले उसे ज़िंदगी में कभी नहीं ठुकराते। और मैं हिंदुस्तान के हर बच्चे की कसम खा के कह सकता हूँ, लेकिन ये चूतिया बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बात और कहना चाहती हूँ कि इसी वजह से पूरे बॉलीवुड में अजय देवगन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोड़कर और एक्ट्रेसेस में प्रियंका चोपड़ा, राधिका आप्टे और अनुप्रिया गोयनका को छोड़ के ऐसी कोई भी नहीं है जिसकी स्किन कलर काली हो। इवन दीपिका पादुकोण और नेचुरली अकरिंग एक्ट्रेसेस काजोल ने भी अपनी स्किन वाइटनिंग सर्जरी करवा रखी है। क्योंकि अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में से अपना बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपनी वाइटनिंग सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ पे काली लड़कियों को हम लेते नहीं हैं, और लेना भी है तो उनके अंदर कुछ बहुत स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। इसीलिए तो अपनी सारी स्किन वाइटनिंग सर्जरी करवा लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है 15 साल की 18 साल की बच्ची की कराने की क्या ज़रूरत है? काजोल को क्या ज़रूरत थी लॉकडाउन जैसे इवेंट में इतनी इंपॉर्टेंट सर्जरी अपनी बेटी की कराने की? तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है पैसा और वक्त की बहुत ज़्यादा बर्बादी है, लेकिन ये चूतिया चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। उस क्रीम को
प्रमोट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ऐसे दल्ले 4-5 2 करोड़ के सेलिब्रिटीज़ कर सकते तो हैं। जितने भी भोसड़ी वाले या भोसड़ी वाले इस इंस्टाग्राम कमेंट को पढ़ रहे हैं, उन सब की गांड मारने के लिए, पब्लिक के लिए अपनी इमेज साफ करने के लिए मैं एक वाहियात सा पब्लिसिटी स्टंट कर रही हूँ, जिसको अच्छी तरीके से आगे जाके ग्लोरीफाई किया जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है अपनी ब्लैक स्किन टोन के लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ, मैं 5 फुट 3 इंचज़ की हूँ, इसीलिए मैंने करा है। इंडियन मैच मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा होता है कि तुम्हारे घर वाले, ऐसा वैसा कभी होता नहीं है, क्योंकि हमारे घर वालों के लिए, हमारे एक माँ के लिए अपने बेटे से ज़्यादा इस पूरी दुनिया में कोई प्यारा नहीं होता है, भले ही तुम में कितनी भी कमी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये स्टार किड्स है और उनका IQ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक चूतिया स्टेटमेंट आता है कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें यही कहेंगे कि अगर तुम गोरे नहीं हो या फिर तुम्हारी हाइट लंबी नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें कोई ज़िंदगी में अच्छा साथी नहीं मिल सकता है, कामयाबी नहीं मिल सकती। हालांकि इस बात में बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टार किड्स हैं, जितनी भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, जब 5 फुट 4 इंच से कमी है और सबके सब साले गिट्टे हैं। लेकिन इस चूतिया बात को करना बहुत ज़रूरी था। मैं भी आलिया भट्ट की और जितनी भी स्टार किड्स अपनी हीरोइंस हैं, उनकी ही हाइट की ऑलमोस्ट बराबर हूँ, और ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन पब्लिकली अपनी इमेज क्लियर करने के लिए फालतू की सिंपैथी के लिए मैं ट्वीट कर रही हूँ। मेरा बाप एक नंबर का पागल है जो 10-12 रुपये के लिए इंटरनेट पर फेयर एंड हैंडसम बेचता रहता है। मैंने खुद अपने स्टेटमेंट में बोला है कि जो लोग लोगों को रेशियली डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या जो लोग लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, जो लोगों को रेशियली डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो एक नंबर के इनसिक्योर होते हैं। और उनमें मेरा खुद का सगा बाप भी आता है, जिसकी पूरी फेयर एंड हैंडसम की ऐड का ये कंक्लूजन था कि अगर आप ज़िंदगी में गोरे नहीं हैं, अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, तो आपको ना ही लाइफ में सक्सेस मिल सकता है, ना ही लाइफ में लड़की मिल सकती है। इस क्रीम को अपने अंदर लगाइए और आपकी गधे की गांड जैसी शक्ल एकदम एल्विस प्रेस्ली के चौधे जैसी हो जाएगी। आपके अंदर से सारा कालापन बाहर निकल जाएगा। चेहरे के साथ साथ आपका नुन्नू की स्किन भी गोरी हो जाएगी। आप एकदम से गोरे हो जाएंगे, जैसे बहनचोद पूरी स्किन ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा के रखी है। वो अलग बात है कि पूरे बॉलीवुड में अजय देवगन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो गोरा हो, जो काला हो नेचुरली। और जितनी भी हीरोइंस हैं जो नेचुरली काली थी, उन्होंने तो वैसी अपनी सर्जरियाँ, उनकी बेटियों ने सर्जरियाँ करवा रखी हैं। अभी तो काजोल की बेटी की भी 15 साल की उम्र में सर्जरी हो चुकी है। लेकिन मुझे उसके बारे में किसी इशू को एड्रेस नहीं करना, और ना मैं इतने अंदर इतनी सेंस है कि मैं अपने बाप को बोलूँ कि ऐसा किया जाए। और इसी सब चुतियापे की वजह से फेयर एंड लवली का नाम अब ग्लो एंड लवली हो गया है। बस फेयर का मतलब गोरे से उसको ग्लो से हमने रिप्लेस कर दिया, और सब साले इतने भोसड़ी वाले की उसे खरीदने भी जा रहे हैं। इससे पता चलता है हमारा देश सभ्य भाषा में कितना भोसड़ी वाला और चूतियों से भरा पड़ा है। तो अब आगे जाके बात करते हैं औरतों की। मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आजमाना चाहती हैं और अपना करियर बनाना चाहती हैं, पर प्रियंका चोपड़ा, राधिका आप्टे और अनुप्रिया गोयनका के अलावा बहुत कोई भी ऐसी एक्ट्रेस पूरे बॉलीवुड में नहीं है जिसका स्किन कलर काला ना हो, या जिसका स्किन कलर जो काले रंग की हो। ये चूतिया बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ताकि मैं आप लोगों की फालतू सिंपैथी गेन कर सकूं कि जितनी भी काली एक्ट्रेसेस थी वो जानबूझ के गोरे में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टैबू है कि दैट यू आर सिंपली अगली इफ़ यू आर नॉट फेयर। और मैं सारे साबित करके कह सकता हूँ, वरना तुमने आज तक पूरे बॉलीवुड में 2-3 ही गिनी चुनी काली एक्ट्रेसेस क्यों हैं, सारी की सारी गोरी एक्ट्रेसेस क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा? तू काली है, किसी को फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तेरा बाप अगर खर्चा करे ना तो पूरी स्किन वाइटनिंग सर्जरी करवा सकते हैं, जैसे दीपिका पादुकोण काजोल ने करवाई थी। और एक 18 काजोल ने तो अपने 18 साल की बेटी की भी वो सर्जरी अभी से करा दी, जिसे बहुत ज़रूरत थी ना इन चीज़ों की। ये बहुत ज़रूरी होती है स्किन वाइटनिंग सर्जरी, कंप्लीट स्किन वाइटनिंग सर्जरी, वो भी लॉकडाउन में। कितनी इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। हालांकि ये चुतियापा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी किया जा सकता था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो लॉकडाउन में की जा सकती थी, पर उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। मेरा खुद का सगा बाप साला अपना धर्मान को बेचकर सिर्फ 4 पैसों के लिए फेयर एंड हैंडसम बेचता रहता है। और तुम सब साले भोसड़ी वाले जो पढ़ रहे हो, उसे जाना, उस क्रीम को लगाते ही तुम्हारे अंदर से कालापन ऐसे बाहर निकलेगा जैसे मुठ मारने के बाद तुम्हारे अंदर से स्पर्म बाहर निकलता है, और तुम एल्विस प्रेस्ली को चौधे बन के घूमोगे और पूरे हिंदुस्तान की सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमेंगी। धन्यवाद बहन के लोड़ो। बिना किसी टैलेंट के मैंने 2.4 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी गेन करके रखे हुए हैं। अब ये पब्लिसिटी स्टंट मैंने जानबूझ के किया हुआ है कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक नंबर की पागल हूँ। और ज़ोया अख्तर अपनी फिल्म में मुझे लॉन्च करने वाली है। करण जौहर मुझे लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है, शाहरुख खान को भी पता है कि धर्मा प्रोडक्शंस की आज की डेट में क्या हालत है। भाई बहन के लोड़ो। अब इस क्लिप को देख के जाहिर सी बात है तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि जॉन अब्राहम कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा सहज आदमी है, जो कितना ज़्यादा रो रहा है एनिमल्स की क्रुएलिटी को देखकर। ही इज़ गेटिंग इमोशनल सो मच। हाँ, वो अलग बात है कि भाई साहब अपने फैंस को भी जानवरों से ज़्यादा बदतर ट्रीट करते हैं। कोई बात नहीं यार,
अब वो तो आदमी पे कभी हाथ नहीं उठाता, कितना ज़्यादा सहज आदमी है। और तो और बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूज़िक डालकर हम सबको चूतिया भी बनाया गया है। इस क्लियरली स्टेटिंग दैट कि मैं तोड़ सकता हूँ, मैं आदमी को भी तोड़ सकता हूँ, मैं तो बाइक को भी उठा सके तोड़ सकता हूँ। वो अलग बात है, मैं आदमी पे भी हाथ नहीं उठाता, और जानवरों पे अगर कोई कुछ बोलता है तो मेरे को बहुत कुछ हो जाता है। वो अलग बात है कि आपके सबसे ज़्यादा क्लिप्स वायरल हुए इंटरनेट पे जिसमें आपने अपने फैंस को थप्पड़, घूंसे, लात मुक्के सब मारे हैं। तो आप ना अपनी हिपोक्रेसी अपने पास रखिए, ठीक है। पहले जा कर के ना अपने फैंस के साथ इंसानों जैसा बिहेव करो, ठीक है। उनके साथ तो तुम जानवरों जैसा बिहेव करते हो, तब जाके तुम एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर आवाज़ उठाना। खुद तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक अपने खुद के फैंस के साथ करते हो, जो तुम्हारी एक एक फ़ोटो लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ हॉलीवुड के स्टार्स हैं टॉम क्रूज करके, जो 3-3 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ अपने फैंस का ऑटोग्राफ साइन करने के लिए। और यार आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट द फैक्ट कि चलो यार समझ में आता है कि वो इतना अच्छा आदमी है, एनिमल्स क्रुएल्टी के लिए इमोशनल हो रहा है कि एनिमल्स पे कितना अत्याचार हो रहा है। पर ये साइड में बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर इसको मतलब एकता कपूर के डेली सोप की तरह इतना ड्रामेटिक क्यों बनाया जा रहा है। ये बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूज़िक लगाने की क्या ज़रूरत है अगर वो इमोशनल फील कर रहा है तो। बिग बॉस भी इतना घटिया शो है, लेकिन उसमें भी किसी इमोशनल मोमेंट पर हमने ऐसे आवाज़ें नहीं सुनी। ये इमोशनल मोमेंट हो रहा है, एकता कपूर के सीरियल का क्लाइमैक्स चल रहा है। नेपोटिज्म की गंदी गटरों में पाए जाने वाली एक और बदबूदार कीड़ा हमारे बीच में आ चुका है, जिसका नाम है सुहाना खान, जिनको बहुत जल्दी जोया अख्तर लॉन्च करने वाले। ज़ाहिर सी बात है करण जौहर लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी हमें भी अच्छी तरीके से पता है कि SSR की मौत के बाद धर्मा प्रोडक्शंस का और जितने भी बॉलीवुड के माफिया हैं उन सबका दिवाला निकल चुका है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा घटिया और वाहियात स्टेटमेंट किया है कि मैं 5 फुट 3 इंच की हूँ या 5 फुट 2 इंच की हूँ और मुझे इस पर बहुत गर्व है, और हम इंडियंस हैं। ज़ाहिर सी बात है मेरी स्किन जो है वो शैलो रंग की है, मतलब ब्राउन कलर की है, और हमें अपने कलर पे गर्व होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। हाँ, तो और भी हमारी मैडम ने काफ़ी ज़्यादा हगा है इस ट्वीट में। इन्होंने कहा है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने भी काफ़ी ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है यार, अपने लुक्स के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ। इसका पीछे का मेन लॉजिक ये है कि मुझे बचपन से लेकर आज तक 12 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था, और मेरे लुक्स का काफ़ी ज़्यादा भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया जाता था। अगर हम काले रंग के हैं तो जाहिर सी बात है हमें अपने रंग पर गर्व होना चाहिए, और जिस तरीके से हो उस तरीके से रहो। मैं खुद शैलो कलर की हूँ, मतलब ब्राउन कलर की हूँ। हम इंडियंस हैं, ऑटोमेटिकली हम ब्राउन होंगे, और मुझे अपने इस कलर पे बहुत ज़्यादा गर्व है। और इस ट्वीट के एंड में इन्होंने ये भी लिखा है #एंड रेसिज्म, इट्स अ वेरी गुड थिंग। पर ये सारा चुतियापा सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए और पब्लिसिटी स्टंट है। जाहिर सी बात है अपनी इमेज क्लियर करने के लिए। ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के थोड़ा टाइम पहले करी गई थी इन्होंने। इनके ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और जिन लोगों को नहीं पता सुहाना खान है, ये शायद SRK की बेटी है। हाँ, वही SRK जो इंटरनेट पे साला फेयर एंड हैंडसम बोलता है, बेचता है। और उसकी टैगलाइन भी कुछ तरीके से है कि अगर आपकी त्वचा साफ़ नहीं है, मतलब गोरी नहीं है, तो आपको ज़िंदगी में कामयाबी और लड़की बिल्कुल नहीं मिल सकती। जो मतलब खुद ही सोचो कितने ज़्यादा हिपोक्रेट हो सकता है कोई। कल फेयरनेस क्रीम्स ने भी नया जुमला चला रखा है, फेयर को ग्लो से रिप्लेस कर दिया। मतलब फेयर एंड लवली जो स्किन गोरा करने की क्रीम थी, उसको आजकल मार्केट में ग्लो एंड लवली से नाम दे दिया गया है कि इस क्रीम को मलने से आप चूतिया से प्रीमियम क्वालिटी के मादर चौथ बन